अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। मिडिल ईस्ट में जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने 55वीं लहर शुरू की है अपने हमले की, जिसमें आज उसने सज्जील मिसाइल भी फायर किए हैं, जो बहुत ही उसके जदीद मिसाइल हैं। इसके अलावा ईरान की अमेरिका की तरफ से मुतवातिर ये तलाश किया जा रहा था कि इस जंग की वजूहात वो बयान कर सके, इसका जवाब बयान कर सके। कभी उसने कहा कि ये रजीम चेंज का मामला है, कभी उसने कहा कि ये न्यूक्लियर हथियार ना बना सके ईरान, इसका मामला है। और अब अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुतवातिर इस जंग को मजहबी जंग कहा जा रहा है। दो बयानात दिए हैं नेतन्याहू ने, जिसमें उसने कहा है कि ये मजहबी जंग है, और उसने एक ग्रेटर इसराइल की भी बात की है एक जगह पर। इसके साथ साथ अमेरिका के जो वजीर सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक मजहबी जंग है, और उन्होंने भी इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की है। नेतन्याहू के मरने की खबरें सरगर्म सोशल मीडिया पर। आज नेतन्याहू का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और उसमें उसने अपनी अपीयरेंस जाहिर की, लेकिन लोगों का कहना यह है कि नेतन्याहू की ये जो मनाजिर हैं ये शायद एआई से बनाए हुए हैं, क्योंकि उसमें जो उनके हाथ की उंगलियां और दांतों की जो बनावट है वो नेचुरल मालूम नहीं हो रही है। ईरान का कहना है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा किया जाएगा और उसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, वो बच्चों का कातिल है। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया के ममालिक से, नेटो से, चीन से, जापान से, कोरिया से मदद मांगी थी कि वो आएँ और अपना हुर्मुज़ खुलवाएँ। कोई भी मुल्क नहीं आ रहा, बल्कि आज बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि बरतानिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड। अपना हुर्मुज़ खुलनी चाहिए, तमाम ममालिक ये बात मानते हैं, उनकी कोशिशें भी होंगी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका चाहता है उस तरह से कोई भी मुल्क आने को तैयार नहीं है। जापान भी आने को तैयार नहीं है। बरतानिया के वज़ीर आज़म का आपने बयान सुन लिया। चीन खामोश है, रशिया खामोश है, कोई आगे बढ़कर अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या अपील की थी, बल्कि उन्होंने तो धमकियां तक देना शुरू कर दी हैं नेटो। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जंग बंदी की कोई बात नहीं की, वो जंग बंदी अमेरिका से नहीं, ये गैर कानूनी जंग है। जब तक ट्रंप ये नहीं कहते कि ये गैर कानूनी जंग थी, उस वक्त तक जंग नहीं रुकेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप इसलिए हमारे लोगों को मार रहे हैं क्योंकि उनको इसमें मज़ा आता है। अब्बास इराक़ची ने आज एक ट्विटर पे भी एक पैगाम दिया है, उर्दू में पैगाम है, और उसमें पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि ईरान की हिमायत की पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, और इस बाबरकत महीने का उन्होंने हवाला दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक तवील जंग लड़ने की तैयारी की हुई है और हम अपना दिफा देर तक करने के काबिल हैं और करते रहेंगे। जो सूरत हाल बन रही है इसमें हम बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अता शाहिद साहब साबिक़ सफारतकार हैं, आप सुनते रहते हैं। डॉक्टर शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, अमेरिका बिल्कुल तनहा नज़र आ रहा है, नेटो उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा, जापान उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा, चीन ने खामोशी इख्तियार की हुई है, बिल्कुल अकेला है अमेरिका इस जंग में अब तक। और जिस तरह के हमले हो रहे हैं ये तो खैर एक मिसाल बन गई है। क्या अमेरिका अब भी कह सकते हैं कि वो सुपर पावर जो अपने आप को कहता था वाकई अब भी सुपर पावर है इन हमलों के बाद? सुपर पावर तो इन हमलों से पहले भी नहीं था, क्योंकि जो यूक्रेन की जंग है उसमें भी ब्रॉडर वेस्ट का जो हशर हुआ है वो सबको नजर आ गया है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनके पास हार्डवेयर कितना है। तो ये तो वहां पे ही डिप्लीट हो चुका हुआ था सारा। जेलेंस्की जो है वो कह कह के अब वो मुसलसल ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि अब तुम लोगों के पास थार्ड और पैट्रियट कहाँ से आते हैं, मुझे देने के लिए तो नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो यही वजह है कि और ये सुपर पावर जो होती है वो 4 साल तक ड्रैग नहीं करती है एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और रशिया मुसलसल जो है वो ब्लीड करता जा रहा है। और जो उसका गोल है डीनाजिफिकेशन का, डीमिलिटराइजेशन का यूक्रेन में, वो अचीव कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद फिर ये मिस एडवेंचर जो है ये फिर टॉपिक के अंदर लास्ट ने जरूर साबित होगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल एम्पायर ढहते ढहते भी बहुत नुकसान कर जाती हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एम्पायर के जो है वो गिरने का वक्त आ ही पहुंचा है, क्योंकि एम्पायर टाइम लेती हैं और जाते जाते बहुत तबाही और बर्बादी करती हैं। और जहां तक इनका है कि आर्टिकल 5 का या वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो मदद के लिए आएंगे, तो वो क्यों आएंगे? उनके अंदर तो वैसे भी इस बात का बहुत गुस्सा है कि
यूक्रेन की जंग में जो रूस के अगेंस्ट वो कर रहे थे, उसमें अमेरिका को तनहा छोड़ दिया और कभी जाके वहां बयान देते हैं कि नेटो से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ये व्हाइट एलिफेंट है, और कभी कहते हैं अपना जीडीपी 5% बढ़ाओ और अपने हथियार खुद खरीदो वगैरह वगैरह। तो उनको सारी बातें पता है, मुंह पे करें या ना करें, वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी लूजिंग प्रोपोजिशन का हिस्सा क्यों बने जिसका ना हमें कोई सर नजर आ रहा है ना पैर नजर आ रहे हैं। हम ऑलरेडी इतने शदीद एनर्जी क्राइसिस में हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो हम उसको ऑलरेडी खुद से उड़ा चुके हुए, एनर्जी हमें कहीं से मिल नहीं रही। कतर की एलएनजी जो है उन्होंने वैसे सप्लाई बंद कर दी है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो सिर्फ और चाइना और रशिया जो है वो उसको क्यों खुलवाएंगे? चाइना के लिए तो वो ऑलरेडी खुली हुई है और रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज तो कंडीशनल इस चीज पे है, वहां पे तो एक किस्म का टोल टैक्स लगा हुआ है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे ईरान से तो ईरान आपको गुजरने देगा, और अगर आप एलाए हैं वेस्ट के तो ईरान आपको नहीं गुजरने देगा। तो इसका मतलब है जो डिक्टेट्स हैं वॉर के वो ईरान की तरफ से हैं, और ईरान ही डिसाइड कर रहा है कि अब अगला मूव क्या होगा, और जो अमेरिका और इजराइल है वो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हारने की पहली जो सीढ़ी होती है वो यही होती है कि आप जंग जो है वो अपनी टर्म्स पे नहीं कर रहे होते, अपनी स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल उस पे नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो अभी वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उसमें कारपेट बॉम्बिंग किए चले जा रहे हैं, और नुकसान जो है वो कर भी रहे हैं, और नुकसान उनका अपना भी बहुत हो रहा है जिसको वो बहुत बुरी तरह से छुपा भी रहे हैं। अपनी कैजुअल्टीज छुपा रहे हैं, अपने KIA छुपा रहे हैं, और सिर्फ बयानात जो हैं वो दे रहे हैं कि जी कभी कहते हैं कि हमें जंग करने में बड़ा मजा आता है, जो अराची ने फिर उसके बाद रिकोट किया, और जहाज डुबोने में मेरे सोल्जर्स को बहुत मजा आता है। मैंने उन्हें कहा कि ट्रंप का कहना है कि आप वो ले आते, बड़ा अच्छा था बैरी जहाज। तो फिर वो ट्रंप ने कहा कि मेरे जवानों ने कहा कि नहीं, हमें डुबोने में ज्यादा मजा आता है। तो ये सारी बातें हैं, और ये इस लेवल पे हो रही हैं जहां पे सुनते हुए भी आपको अजीब लगता है कि जंग हो रही है या ये कोई वॉर गेम है जिसके अंदर आप कूद पड़े हैं। आपका मकसद है कि आपने ईरान को डिसफंक्शनल करना है, इसराइल का मकसद है कि उसे फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अकलौती प्लानिंग आपके पास ये है कि अभी आप ग्रेविटी बॉम्ब जो है फेंकते जा रहे हैं। आपका अपना रेडार सिस्टम बुरी तरह से तबाह है। गल्फ के कंट्रीज को आपने बीच में इंक्लूड कर लिया है अपनी बेसिस होने की वजह से, और उसके बाद जो है आप आपके पास फेस कीपिंग नहीं है, और अब बाकी सारे सोच रहे हैं कि आपको इसमें से निकालना कैसे है। तो ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है कि जैसे जो है एक बदमस्त इंसान जो होता है, अब कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा होता, ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जब ये सोबर हो जाए तो फिर इससे कोई बात की जाए। तो अब ये सुपर पावर है जिसकी कोशिश की जा रही है कि इसको होश आए तो फिर बैठकर कोई इससे बात करे। इस वक्त तो ये बात की कंडीशन में भी नहीं है, और ये दुनिया चला रहे हैं, और इसको हम सुपर पावर कहते हैं, और ये हमारी किस्मत का, हमारी जिंदगियों का फैसला कर रहे हैं। पहली दफा इन्हें जिंदगी में एक सही वाली मिलिट्री का और जंग का सामना करना पड़ा है। तो देखते हैं ये कहां तक चलते हैं, लेकिन फिर भी जंग एक बहुत अगली चीज है, और इसके अंदर किसी की भी नुकसान है, कैजुअल्टीज हैं, कोई इसमें सेलिब्रेशन वाली बात तो नहीं है। इसमें दोनों साइडों पे शदीद नुकसान है, दोनों साइडों पे जानों का ज़िया है, और हासिल हसूल इसमें से क्या होना है कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है, और अमेरिका ये साबित कर लेगा। तो देखते हैं कैसे साबित करता है, क्योंकि ईरान का इस वक्त ताकतवर साबित ना होना डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा रशिया और चाइना के ताकतवर ना साबित होने में, और ये अगर इनको समझ नहीं आ रही तो ये बड़े नाइव हैं। ये जंग जो है वो सिर्फ ईरान के साथ इनकी हो रही है, ईरानियों का जानी नुकसान हो रहा है, मगर आइडियोलॉजिकली और जो विजन है वो इस रीजन का और ग्लोबल साउथ का और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एट स्टेक लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है डॉक्टर साहब आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मार्शल साहब आप फरमाइएगा कि ईरान ने आज कहा कि हमने अब तक तो 10 साल पुराने मिसाइल्स फायर किए हैं, जून 2025 के बाद जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और जो मिसाइल बनाए वो तो अभी हमने फायर ही नहीं किए हैं। तो लग रहा है कि उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और वो इसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि हम एक तवील अरसे तक अपना दिफा करेंगे। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये ग्लोबल साउथ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मामला है, चाइना और रशिया जो हैं उनकी उनका जो इज्जत उनकी भी दांव पे लगी हुई है। ईरान तो बिल्कुल सामने, बिल्कुल तबाही हो रही है, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका का इसमें क्या बनेगा, और ये जो जंग है आपको कितनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहाँ तक जाती नज़र आ रही है? आज फिर खित्ते में तमाम ही ममालिक पर ईरान ने हमले किए हैं।
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आई मस्ट एक्नॉलेज कि डॉक्टर साहब ने बड़ा ही होलसम तज्जिया किया है और आई टोटली एग्री विद दैट। और मैं इनके लास्ट पॉइंट से पिक करूंगा कि ये जो हेजेमोनिक ग्लोबल नॉर्थ था, इसकी मिथ जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ट्रंप की हमाकतों से ये टूट रही है। और ये बिल्कुल एक कंप्लीट एक जो वहाँ से मूव करेगा ग्लोबल साउथ की तरफ, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है या ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है चाइना और रशिया का, दैट इज गोइंग टू बी द सीन इस जंग के बाद जो यहाँ पे होगा। गेटिंग बैक टू ईरान, मैं एज द मिलिट्री मैन समझता हूँ कि ईरान की इस जंग में बहुत सारे जो मिलिट्री कॉन्सेप्ट थे, जो मेरे जैसे ने भी 40 साल 45 साल पढ़े थे, उनको एक तो टेक्नोलॉजी ने फिर इस एक जंग ने बड़ा उलट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमें पढ़ाया जाता था यूनिटी ऑफ कमांड। आप देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड को छोड़ के ये जो ईरान ने किया है, ये मज़ाक डिफेंस की तरफ चले गए, डिसेंट्रलाइज कर दिया है, हर सेक्टर को उसकी पावर्स दे दिए हैं, उसके वेपन दे दिए हैं, उसके टारगेट दे दिए हैं और उसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है दे दिया। ये पहली चीज़ तो ये कि चीज़ खत्म हो गई। दूसरा, हमें पढ़ाया जाता था कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी में अगर आप जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लीडरशिप होती है, लेकिन हमने देखा कि लीडरशिप पे ऑलमोस्ट 48 लोग इंक्लूडिंग खामेनी साहब की उनकी शहादत के बावजूद 1 मिनट का भी जिसको ऑपरेशनल पॉज कहते हैं वो नहीं आया। ये बड़ी कमाल की प्लानिंग थी, क्योंकि देखिए ईरान को पता था कि उसके पास एयरफोर्स इतनी जो है इस काबिल नहीं है कि इनके 200 जहाज आ रहे हैं, ना होने के बराबर थी। जमीनी फोर्सेस का उनको पता था कि ये हमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमाकत की तो आज तक तो ईरान की 4000 साल तारीख में कोई उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो जो उनके पास जो ऑप्शन थी, आई थिंक ट्रंप और इनका जोर रहा उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जाने की, लेकिन आप देखिए कि जंग से 2 दिन पहले तक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी की। नेतन्याहू कह रहा था इसका फोकस था इसके इनके न्यूक्लियर की तरफ, और उसके ऊपर इन्होंने इतना फोकस किया। और आई थिंक जिस तरह से उन्होंने ओपन साइलोस की बजाय या उनको मूवेबल प्लेटफॉर्म की बजाय जिस तरह उन्होंने अंडरग्राउंड जमीन में भी रखा है, और उसकी वजह से बट डेफिनेटली मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा कि चाइना और रशिया ने कंप्लीट इनको इंफॉर्मेशन दी है, टारगेटिंग की फैसिलिटीज दी हैं, सैटेलाइट फैसिलिटीज दी हैं। और आपको याद होगा कि जंग से कुछ अर्सा पहले एक ट्राइलेटरल इनकी एक्सरसाइज हुई थी नेवी की, रशिया की, चाइना की और इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ओपन रखने के लिए वो 6-7 हज़ार टारगेट जो है ना, उसके ऊपर अमेरिकन जो है इजरायली अटैक कर चुके हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट मिथ चेंज कर दी है, और उसके साथ इन्होंने जो आयरन डोम के साथ किया है वो सारी दुनिया देख रही है। और एक और चीज इसके साथ साथ आप देखेंगे, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला जो इनका था कि ईरान को कंप्लीटली कैप्चुलेट करना है, उसमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है उसमें जो लेसर पावर होती है उसको एडवांटेज होता है, क्योंकि जो पावरफुल है वो तो बेतहाशा अपनी स्ट्राइक्स करता है और उसके बाद उसको पता चलता है। और फिर जैसे अभी हमने अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि नेटो के किसी एक भी मुल्क ने या किसी और इत्तेहादी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, या उसके लिए भी स्पेन ने खुले और इनकार किया, स्विट्जरलैंड ने अपनी एयर स्पेस के लिए बंद कर दी है, यूके ने। और फिर ऊपर से मजे की बात है कि जैसे वो बच्चों की लड़ाई में नहीं, वो जिसको कोई बड़े को मार पड़ जाती है कहते मैं तुम्हें देख लूंगा, आई मीन ही इज टॉकिंग लाइक दैट। उसने जिस तरह बरतानियों को धमकी दी है और नेटो को धमकी दी है। एट द सेम टाइम लास्ट पॉइंट कि इससे पहले लीबिया, सूडान, सीरिया, हर जगह अरब भी साथ देते रहे, लेकिन ये ईरान की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह उसने इनको एंगेज किया है मिलिट्री टारगेट्स को इन गल्फ स्टेट्स के अंदर, कि कोई भी अरब मुल्क अमेरिका का काइनेटिक वॉर में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो आई होपफुली सी अ वेरी हैप्पी एंडिंग एंड ऑफ द डे। तो अता शाही साहब, शुरू में भी जिक्र किया कि 2 बयानात में अपने नेतन्याहू ने कहा कि ये मजहबी जंग है, उसने ग्रेटर इसराइल का जिक्र किया, उसने बाइबल का जिक्र किया। फिर मैंने जिक्र किया कि जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कोई मजहबी जंग है। तो ये मजहबी जंग करार देकर क्या अब हासिल कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई जवाब इनको मिला नहीं। दुनिया कोई मुल्क होगा जो इस पर इनके साथ आएगा?
देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा अर्ज करना पसंद करूंगा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि एम्पायर जाते जाते भी बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं। आपके दोनों जो रिस्पेक्टेबल मेहमान थे, मैं उनसे एग्री भी करता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूं कि जो देखिए, जो अमेरिका है स्टिल ए मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिक पावर है दुनिया की। और हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अमेरिका ये वार जो है हारने के लिए नहीं लड़ रहा, और ईरान ये वार जीतने के लिए लड़ नहीं रहा। ईरान जो है वो ये तो ज़रूर कर रहा है कि वो इस वार को लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं, आप देखिए इससे पहले 15,000 जो हैं वो टारगेट्स उन्होंने ईरान के अंदर किए हैं, और 45,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह कर दी हैं, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें मिलिट्री के जो टारगेट्स हैं, ये तमाम टारगेट्स जो है उन्होंने किए हैं। ये ज़रूर है कि ईरान जो है वो अपना उसको सस्टेन कर रहा है और उसको बराबर जो है जवाब दे रहा है, लेकिन इसमें मैं एक जो जिस तरफ वाज़ा इशारा करना चाहता हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है, अगरचे ये हमारी ख्वाहिश है कि ये वार कन्वेंशनल तरीके से वो कह दें, बेशक वो जीते या ना जीते, लेकिन वो कह दें कि हमने जीत ली है और उस पर वो वार ख़त्म हो जाए, तो यही बेहतर होगा। अभी जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं, वो एक माउथ पीस है, वो अपने बयान चेंज करता रहता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, एक जो ठीक है शाहिद साहब, अगर वो ये कह दें कि हमने ये जंग जीत ली और वो सीना ठोक के कहें कि हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन वो अपने मकासद रजीम चेंज किए और ईरान के अंदर सिवाय इसके कि तबाही फैला दी, कोई मकासद तो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से उनकी जो एक हेजमनी का तसव्वुर था, जो उनकी सुपर पावर होने का तसव्वुर था, वो तो खाक में मिल जाता है। जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कि वो जंग जो है, अब उनको सिर्फ ये बयानिया बनाना पड़ेगा कि हम ये जंग जीत चुके हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो ये जंग नहीं जीतते तो उससे फिर जो अगला कदम होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो अमेरिका, वो खुदा ना खास्ता देखें, वो अब न्यूक्लियर पावर हैं, खुदा न खास्ता देखें, हमें जाना चाहिए पिछले हिस्ट्री में। जापान भी आखिर पे जब वो है वो जब हथियार नहीं डाल रहा था तो उन्होंने फिर उस पर जो वाहिद कंट्री है उन्होंने उस पर एटॉमिक अटैक किया। तो हमें इस बात से डर है मुझे इस बात का कि अगर ये उनके मुज़ाकरात जो बिहाइंड द सीन्स हो रहे हैं वो किसी जगह पे नहीं पहुंचते, क्योंकि इससे पहले ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपना यूरेनियम जो है वो रशिया को देने के लिए तैयार है। अगर और बाकी जो चीज़ें हैं जो हमें अभी सारी उनका इल्म नहीं कि क्या क्या वो कंडीशन ईरान की हैं और अमेरिका की क्या कंडीशन है, हम चाहते हैं कि वो किसी कंडीशन पे आके उनके मुज़ाकरात जो हैं जो बिहाइंड सीन जारी हैं वो हो जाएं, कामयाब हो जाएं, तो इसी में बेहतरी है। अदरवाइज जो है ये बहुत बड़ा डैमेज ईरान के लिए हो सकता इससे है। तो कोई इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मार्शल साहब भी ये कह रहे हैं कि कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इस जंग जिस तरह से चल रही है उसमें अमेरिका जो कुछ लूज़ कर रहा है, जो उसकी तन्हाई है, उस पर तो बिल्कुल हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ईरान ने जो मिसाइल डिफेंस का तरीक़ाकार इख्तियार किया है, तो इस वक्त उसकी एक आर्मी नहीं बल्कि 31 आर्मी हैं जो लड़ रही हैं। तो डॉक्टर शाजिया साहबा, जैसे कि अता शाहिद साहब कह रहे थे कि उनको डर ये है कि अगर ये फैसला, ये मौक़िफ़ नहीं बनाया अमेरिका ने कि उसने जंग जीत ली है और वो इस जंग से बाहर नहीं निकला, तो ऐसा ना हो कि वो एटमी हमला कर दे। तो इस वक्त जिस तरह की वॉर चल रही है, क्या एटमी हमले का कोई इम्कान आपको नज़र आता है? मैं उनका डर जो है वो पूरी तरह से शेयर करती हूँ, और एक ऐसे क्योंकि मसला ये है कि सामने तो पपेट्स है ना, आप अगर देखें तो ये सारी जो इनके पीछे जो ग्लोबलिस्ट एलीट है या कैपिटलिस्ट एलीट है या बैंकर क्लास है या आप इनको सिलिकॉन वैली कहते हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो पपेटियर तो पीछे कोई और है।
और गॉड नोस के वो इनसे क्या करवा जाएं। तो फिर उसमें होगा ये कि जो फ्रंट पे हैं वो तो हमें पहले ही पता है कि डिलूजनल और डिरेंज्ड एप्स्टीन आइलैंड के बाशिंदे जो हैं, ना इनकी कोई मोरालिटी है, ना इनका कोई फेस वैल्यू है, ना कोई करेक्टर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पीछे बैठे हुए हैं, जो कम से कम दूसरी जंग अजीम के बाद से पूरी दुनिया को चला रहे हैं और जिस तरीके से चला रहे हैं, वो तो हमेशा से शैडोज में ही रहेंगे, तो उनको उनका हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बिल्कुल ये जो खतरा है, ये इसको शेयर करती हूँ। और उसमें फिर मेरी एक स्टेटमेंट होती है जो थोड़ी सी बॉर्डर लाइन सिनिसिज्म जरूर होती है कि ईरान जो है अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये रीजन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हम कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी बात भी हो रही है, और बहुत सा वहां पे ऐसे क्वार्टर्स हैं जिनको पता है कि हमारे पास बचने के लिए आखिरी रास्ता ये है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान और बाकी जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज ने बीच में एंटर होके इनकी 12 डे वॉर में अमेरिका को फेस कीपिंग दे दी थी। इस दफा फेस कीपिंग कैसे दी जाए, ईरान से कैसे कहा जाए कि ईरान किस हद तक गया है इस जंग से बचने के लिए। निगोसिएशन की टेबल पे मैं तो अक्सर ये कहती भी हूं अपने ही अंदाज में कि बस एक कसर रह गई थी कि उनकी पूरी टीम जो है वो घघरे पहनकर वहां पे जाके उनको थोड़ा सा रक्स भी दिखा देती, तो फिर भी उन्होंने कहना था कि हमने अटैक करना है, शराइत तो आप बाद में रखें। ये घुंघरू भी बांध के चले जाते तो फिर भी अटैक हो जाना था। तो अब ये इनकी चॉइस ही नहीं है, इन पे जो जंग मुसल्लत की गई है वो होनी ही होनी है। और उसका पर्पस क्या है? रिजीम ए, रिजीम बी, रिजीम सी नहीं है। उसका पर्पस है कि ईरान को डिसफंक्शनल इस तरह से करना है कि वॉरलॉर्ड फिरते रहे, छोटे छोटे पॉकेट्स में वहां पे जो है वो स्लेव मार्केट्स चलती रहे, और हमें आजादी रहे, और हम वहां पे ह्यूमैनिटी और सॉवरेनिटी की बुनियाद पे स्टेट बैंक सबसे पहले स्विफ्ट के अंडर करें, रिसोर्सेज प्लंडर करें, और अपनी जो पुरानी हमारी रविश है उस पे चलते जाएं। अब ईरान एक ऐसी लिंचपिन है कि वो कह रहा है जी ये मैं आसानी से नहीं करने दूंगा, इसके चक्कर में चाहे मैं खत्म हो जाऊं, ये मैं करने नहीं दूंगा, ये ऐसे नहीं होगा, आपने करना है तो आप आ जाए। उन्होंने कहा जी हम आ जाते हैं। अब ये बात यहाँ पे रुकी हुई है, और उसमें फिर रीजन पूरा जो है, अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इतनी स्लिपरी स्लोप है, हम कोई ईरान की वॉर तो प्लान कर नहीं रहे हैं, और ना ही हम गल्फ के अंदर जो है वो हमारा कोई इतना वो है कि हम, लेकिन हम दोनों साइड से पैनिक जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइडों पे हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछली दफा आजरबाईजान की तरफ से बहुत प्रॉब्लम है, आजरबाईजान से बड़ी रंजिश थी ईरान को। इस दफा आपने देखा कि वो बॉर्डर बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिएशन शामिल है। तो ये सारे का सारा मसला जो है, इसमें ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि अगर इनको कोई ऑप्टिकल विक्ट्री ना मिली तो ये उसको लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, और हर बंदे के नोटिस में ये चीज है, मगर ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक ह्यूमिलिएटेड सी एक आप कहें कि जी वही यूरेनियम एनरिचमेंट, वही जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन हमें तब भी पता है कि यूरेनियम नहीं भी होगा, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं भी होंगे, तो मसला फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो लिबिया का क्या मसला था? लिबिया ने तो अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको हैंड ओवर कर दिया था, अब जाके बिल्कुल उसकी जो है वो आंतड़ियां जो है वो निकाली गई थी, जिसपे हिलरी क्लिंटन कहती हैं, और मुझे कोई विच याद आ जाती है सेलम की उस वक्त जब उन्होंने कहा कि हा 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 वी वेंट एंड ही गॉन। ये कोई तरीका है किसी के साथ, मतलब, और उस ये इनके पास इम्प्यूनिटी है, ये इनका तरीका कार है, ये इस तरीके से ये चल रहे हैं, चलाने वाले कोई हैं, सामने मस्खरा पर करने वाले कोई हैं, और लोगों की जाने जो है। तो फिर अगर उसमें अगर ये बात डिसाइसिव होनी ही है तो फिर हो जाए। अब क्या इसका क्या किया जा सकता है? ईरान ने जितनी बचने की कोशिश की कर सकता था की है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, बच ही नहीं सकता तो उसके पास और कौन सा रास्ता है सिवाय या तो सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर चाहिए उसका, ये भी नहीं वो भी नहीं, कंप्लीट सरेंडर चाहिए। वो तो तैयार था कि न्यूक्लियर उनके उसका कोई प्लान नहीं है, वो मुआहदा पूरा जो साइन मुआहदा है वो तो अब सामने आ चुका है कि क्या क्या कुछ ईरान मान चुका था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, वो उस वक्त उन्होंने हमला कर दिया इसराइल ने और अमेरिका ने। इरमार्शल साहब आप फरमाइएगा कि क्या आपके नज़दीक भी न्यूक्लियर अटैक मुमकिन है, और अगर होता है तो फिर इसका नताइज क्या होंगे? फिर लामोहला ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा अगर बात उस हद तक चली जाती है तो? नहीं, अगर खुदा न खास्ता उस तरफ बात जाती है, जो मैं एग्री करूंगा कि डेस्परेशन में जितनी ह्यूमिलिएशन इस वक्त अमेरिका को हो रही है ईरान के हाथों में, डेस्परेशन में वो इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन आई होप कि जैसे
कोरियन वॉर में मैकार्थर ने कोई 51 लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स मांगे थे, बट हैरी ट्रूमैन ने एक गैर मकबूल फैसला किया जिसको बाद में बड़ी पिज़राई भी मिली। आई होप कुछ ऐसे लोग वहाँ पे प्रिवेल करेंगे। मैं इसको अगर थोड़ा सा जो मिलिट्री इकोनॉमिक्स में, बाकी इकोनॉमिक्स का मास्टर नहीं हूँ, मिलिट्री इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वो जो इनके ऑब्जेक्टिव जिसको हम पेट्रो डॉलर्स की बात करते हैं, जैसे उसको भी इकोनॉमिकली ईरान ने हिट किया है कि अगर आप युआन में लेते हैं, रुबेल में लेते हैं, आप ऑयल लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज एक जो हमेशा से होती रही है, जो इनको देखें सुपर पावर है, शाहिद साहब ने कहा, लेकिन सुपर पावर इकोनॉमिक्स के ऊपर खड़ी रहती है। अमेरिका इंटरनल डेट एज आई वाज रीडिंग के $38 ट्रिलियन से ज्यादा इनका इंटरनल डेट है। एक्सटर्नल इज मोर देन 100 और सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका एक्सटर्नल डेट है। जब भी कोई जंग होती थी, ये इनकी 3 इंडस्ट्रीज हैं डिफेंस, इनकी जनरल डायनामिक्स, इनके रेडियन और इनकी मैकडॉनल्ड, इनके रेट स्टेट वे ऊपर चले जाते थे जंग शुरू होते ही। दे वर नॉट इफेक्टिव, उनके ऊपर चले जाते थे, क्योंकि हर जंग के बाद इन्होंने सारे नेटो को असला बेचना होता था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब उसने कहा कि आप अपना जो बजट बढ़ाएं, जो पिछले साल से ट्रंप उनको कह रहे हैं। और दूसरी बात कि जब इस तरफ जो अरब स्टेट्स थी, इनको बेचना होता था, यहां पे इनकी ये ट्रिलियंस और ट्रिलियंस की रिकवरी होती थी। अगर आपको याद हो कि जब कुवैत को लिबरेट कराया तो जो पहले कब्जा करवाया फिर लिबरेट करवाया, लिबरेट करवाते उसको $100 बिलियन का बिल दे दिया जो कुवैत हैड टू पे, बाकी तो जो वो तेल वहां से ले गए। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है जो इनको बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। ना नेटो ने इस वक्त कोई अपना बजट बढ़ाया है, ना नेटो ने इनका साथ दिया है। और क्यों? क्योंकि ये भाई साहब वो बंदर के हाथ में माचिस की तरह ना, कहीं ग्रीनलैंड को छेड़ दिया, कहीं कनाडा को कह दिया कि तो उसको एनेक्स कर लेना चाहिए मुझे, तुम्हें अपने साथ। तो जब सबको नाराज, तो आई थिंक यूरोपियन नेशन को भी समझ आ रही है कि दिस इज द टाइम, अगर ये ये एक सुपर पावर कमजोर हो जाती है तो आई थिंक उनको भी कुछ सुकून मिलेगा और इंशाल्लाह ग्लोबल साउथ में तो जिसका कहते हैं इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो आई थिंक ये इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो शायद इनको रोक सकता है इस चीज से। ठीक है, बस ओवरऑल डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं और खुदा ना करे कि ऐसा हो। चले मान लिया है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अता शाहिद साहब एक पूछूंगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं मान लिया, लेकिन पहला वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त राइज था, अब से पहले तक जो राइज है, वो बना है एक न्यूक्लियर अटैक के बाद जो हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ। उसके बाद दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई और फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना। क्या अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो भी किसी न्यूक्लियर अटैक के नतीजे में ही तश्कील पाएगा? आपको ऐसा लगता है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अता शाहिद साहब, क्या अमेरिका हर सूरत में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वैसे ही कायम दायम रखना चाहेगा? जैसी उसकी कोशिश तो बिल्कुल होगी, रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? पहला वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ये चाहेगा जी कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह है उसी तरह रहे। और इसके लिए देखें, अभी जो अमेरिकन इकॉनमी है तो $32 ट्रिलियन की है, जबकि चाइनीज इकॉनमी जो है $18 ट्रिलियन की है, और रशिया की जो इकॉनमी जो है वो बहुत ही वीक है उसके मुकाबले में। तो अगर आप नेक्स्ट 2 to 3 डेकेड्स देखते हैं, ये वार का जो आउटकम है उसके बाद हम कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये अगले 2 to 3 डेकेड्स जो है अमेरिका जो है वो सुपर पावर जो है वो हमें नज़र आता है कि वो रहेगा। ये वार जो है उसमें क्या डेंट डालती है और क्या वो अमेरिकन डेंट उसमें डालने के लिए, देखिए अब जब कहते हैं कि जी वेस्टर्न कंट्री, तो जब वेस्ट के साथ भी अगर कोई एक पावर थी तो वो सिर्फ अमेरिका ही था। बाकी आप देख लें कि उसका ब्रिटेन का उसमें कितना रोल था, या कोल्ड वार पूरा आप देख लें, और उसमें फ्रांस का कितना रोल था, बाकी छोटे जो कंट्रीज हैं उनका, जर्मनी का कितना रोल था। तो वो कोई ज़्यादा जो है वो रोल नहीं, अगर कहीं जाती थी मिलिट्री फोर्सेस तो वो सिर्फ अमेरिकन ही होती थी। अगर कहीं इकोनॉमिक ग्रांट्स की ज़रूरत थी तो सबसे ज़्यादा अमेरिकन जो है वही उसमें रोल प्ले कर रहे होते थे। अभी भी जो आपका सिस्टम चल रहा है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ भी आप देखते हैं वो रोल जो होता है अमेरिका का रोल होता है। जहाँ से भी अमेरिकन निकलते हैं तो वो UN में भी एक मतलब हलचल मच जाती है कि जी अमेरिकन यहाँ से क्यों निकल रहे हैं। सर पैसा चाहे जितना भी जेब में हो, अगर आपके पास ये ताकत नहीं है कि आप बाजू मरोड़ के अपने फैसले करवा सकते हैं, तो फिर आप सुपर पावर नहीं है। ये भी तो माने ना। यहाँ तो ये साबित हो रहा है कि आप नहीं, लेकिन अभी तो पैसा उनके पास जबरदस्ती आप नहीं करवा पा रहे, अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे जबरदस्ती।
हाँ यस, वो एक बात आपको ये चेंज आनी शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी इस वार के बाद सारी चीज़ें वो ओपन होंगी कि क्या अमेरिका किस तरफ जा रहा है और क्या साउथ जो है या चाइना जो है वो अपना बेसिस बाहर बनाएगा, क्या वो इस काबिल होगा कि वो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए कोई रोल प्ले कर सके। अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक। और अभी जो आपने सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन भी देखी, वहाँ भी आपने उनका रोल दे दिया कि जहाँ जब वो उसके ईरान के खिलाफ जब रेजोल्यूशन आती है उसको तो अमेरिका वीटो कर देता है, लेकिन अब रशिया और चाइना ने तो वीटो नहीं की जो रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट आई थी, ईरान के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप इससे देखें कि अभी मुझे कोई इस नियर फ्यूचर में कोई बड़ी चेंज इस जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कोई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी वीक है और मज़ीद वीक होता जाएगा। ठीक, अब बिल्कुल, मगर आपको लगता है कि 2 से 3 अभी दहाइयाँ ऐसी होंगी जिसमें अमेरिका आपको सुपर पावर नज़र आ रहा है? जी देखें जी, वो अभी 500 से ज़्यादा उनके बेसिस हैं, उसको लेते वापस ले जाते और जो जैसे भी अब वो एक और भी चीज़ देखने की जो इम्पोर्टेंट है ना कि जो वर्ल्ड वार 2 से पहले या वर्ल्ड वार 1 से पहले जो पावर्स थी जो वो फिर उसके बाद वो पावर्स जो है डिक्रीज हुई, वो न्यूक्लियर पावर्स नहीं थी। ये एक बड़ा एक फैक्टर है, इसको हमेशा आप जेहन में रखें कि ये अब जो पावर हैं कि ये बिग मस्त जो हाथी है ये एक न्यूक्लियर पावर है और एक ह्यूज न्यूक्लियर पावर है और इसके 500 से ज्यादा बेसिस वर्ल्ड में हैं, हर जगह ये बैठे हुए हैं। और फिर ये जो जंग है, डॉलर्स है, इसको जाते जाते डॉलर को भी इट विल टेक टाइम। जी ठीक, डॉक्टर साहब, 3 जंगें, एक यूक्रेन की जंग, एक पाकिस्तान और इंडिया की जंग और एक ये ईरान की जंग। इसमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें हमने देखा कि यूक्रेन जो है वो नहीं जीत पा रहा अमेरिका की सपोर्ट, अरब की सपोर्ट के साथ। इंडिया के पास अमेरिकन असलहा भी है और उसके पास रफाल भी थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दे दी। यहाँ पर जो है वो ईरान के पास सपोर्ट है, अगर तो वो शायद चीन की है और रशिया की सपोर्ट है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर नहीं जीत पा रहा। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि इसके बेसिस, क्योंकि 500 बेसिस हैं और ये इसकी पूरी दुनिया में इलाकाई इसकी जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इंटरेस्ट भी तो हमें डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको भी लगता है कि 2 से 3 डेकेड्स अभी हमें अमेरिका को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा इसी रवैये के साथ जो ट्रंप ने भी दिखाया है हमें? देखिए, हिस्ट्री में 2 से 3 डेकेड कुछ भी नहीं होते ना। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में जहां आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात कर रहे होते तो 1-2 दहाई तो कोई चीज नहीं होती और इतना लग ही जाता है। लेकिन हमें डॉट ये कनेक्ट करने हैं कि क्या हम उस तरफ चल पड़े हैं या नहीं चल पड़े। ठीक। और हम चल पड़े हैं और उसमें हमें सबसे पहले नजर आता है सऊदी अरेबिया की अलाइनमेंट जो है वो बड़ी खामोशी के साथ पिविटल चेंज टुवर्ड चाइना। 80% प्लस उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो ऑलरेडी इस जंग से बहुत पहले से वो अपना चाइना की तरफ करना शुरू हो गया है। बेस जो है वो खुद जो है उनके, अब आप अगर उनका मीडिया फॉलो करें और वो लोग जो कि बहुत करीब होते हैं पावर कॉरिडोर के, तो उनके लिए हल्की फुल्की सी लायबिलिटी थी, वो उसको भी डाइवर्स करना चाह रहे थे। पेट्रो डॉलर को जो ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि हमें युआन पेट्रो करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिक्स के भी उनको इन्विटेशन गया हुआ है कि हम वहां भी चले जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख रहे हैं कि चीजें जो हैं वो अलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं और ये जो शिफ्ट होती है ये बिल्कुल ऐसे नहीं होती कि एकदम से आतिश पेशां की तरह, ये बस बहुत आहिस्ता होती है, बहुत स्लो होती है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यूएई को एक सेफ हेवन था, ये था, वो था, और अब मुसलसल मगर ये सवाल पूछने का मकसद ये डॉक्टर साहिबा कि जब आप महसूस कर लेते हैं कि अब आपको मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो अमेरिका के पास पैसा भी है, वसाइल भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, तो वो अपने आप को 2-3 डेकेड्स में बहुत मजीद मजबूत भी तो कर सकता है ना। हम अगर डॉट आज ये कनेक्ट कर रहे हैं कि आज ये सिचुएशन है, तो हो सकता है 5 साल के बाद ना हो अमेरिका की ये सिचुएशन। अमेरिका की सिचुएशन जो है उनकी इकोनॉमी की सिचुएशन तो बहुत बहुत खराब है और वो सारी टिकी हुई है उसी पैसे पे जो कि इनके जो बेसिस हैं, और बेसिस जो हैं वो लायबिलिटी बन गई हैं। अगर आपने गल्फ के अंदर 70 साल तक बेसिस बनाई हुई थी और एक प्रोटेक्शन रैकेट चला रहे थे, तो आप
अगर वो लम्हा आ ही गया ईरान से बचाने का, एक मॉन्स्टर यहाँ रहता था, तो ना आप ईरान से गल्फ के उन स्टेट्स को बचा पाए, ना अपनी बेसिस को बचा पाए। अब आप कर क्या रहे हैं कि आप इवन साउथ कोरिया से भी जो है वो पैट्रियट उठा के ले आए हैं। तो अब आप एक लाइबिलिटी तो बन गए हैं, प्लस आप घुटनों घुटनों कर्जे में हैं। देखने में जो है वो लिपस्टिक ऑन द पिग आप कर लें तो ठीक है, आप ताकतवर लगते रहेंगे, आप ढह रहे हैं। अब मसला ये है कि जब हम इस ढहने को मैप करते हैं तो हम डायरेक्ट चाइना के साथ करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी चाइना की तो बेसिस नहीं है। तो वहां हम भूल जाते हैं कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, वहां पे उन्होंने हर जो है वो जगह के ऊपर एक नोड पर लॉजिस्टिक हब बनाए हुए हैं। और लॉजिस्टिक हब को वो बेस नहीं कहते हैं, उनका जो है वैसे भी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। लेकिन वहां पे कुछ हब्स पे वहां पे एक ब्रिगेड तक या यूनिट तक इतना उनका भी सामान उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन उनका अब हमने देखना ये है कि जिस वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट वो एक काम कर रहे हैं, वो नहीं दोहराना चाहते हैं। वो ये बेसिस बनाना ही नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए आएंगे और हम कोई हेजमॉन बनेंगे। फिर वो विन विन कॉपरेशन और इनविजिबल सिक्योरिटी कहां जाएगी कि मेरी सिक्योरिटी फॉर एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है चाइना अभी बिल्कुल भी और ज्यादा नॉन इंटरवेंशनिस्ट रहेगा, क्योंकि 2050 तक तो वो ये समझते हैं कि हम ग्लोबल प्लेयर जो हैं वो फिलहाल अपने आप को अनवेल करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपनी हिब्रिस में, और हमने एम्पायर्स को बड़ी दफा जाते हुए देखा है, कभी कोई किसी तरह गई है, कोई किसी तरह आउटस्ट्रेच उसने कर दिया है, संभाला उससे नहीं जा रहा है, बेसिस उसकी इस पर जरा मार्शल साहब से भी जरा मैं चाहूँ कि वो भी अपना कमेंट करें। सर, यही सूरत हाल है कि अमेरिका गुरूब है, चाइना जो है वो तुलू हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इंडिकेशंस बड़ी क्लियर है। जैसे डॉक्टर साहब ने, शाहिद साहब ने भी कहा कि एम्पायर को टूटते टूटते टाइम लगता है, लेकिन आप ये देखिए कि 25 साल पहले मैडलिन ऑलब्राइट ने चीन की तरक्की को यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट डिक्लेयर किया था। और अब 20 साल में अगर अमेरिका कहां तक और वापस जाएगा, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि रिकवर करेगा, बिल्कुल उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहां ठहरती हैं वो अभी डॉक्टर साहब ने बताया। उसका जीडीपी टू उसका डेट कितना है, इंटरनल डेट छोड़ें, एक्सटर्नल डेट कितना है। तो आई थिंक इंडिकेशंस बड़ी क्लियर है। और दूसरी बात यह कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ अमेरिका अकेलौता न्यूक्लियर पावर था। इस वक्त दुनिया में 5-6 न्यूक्लियर पावर है, जिसमें अमेरिका के अगेंस्ट कम से कम रशिया, चाइना और वो बहुत बेचैन जिसको आजकल मीडिया शो कर रहे हैं, वो बबलू भैया शिमाली कोरिया वाले, उसके पास बड़ी पावर है। और अमेरिका ने, दूसरी बात, आज तक मुझे नहीं याद कि तारीख में कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की होती थी कि उनकी मेन लैंड के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, तबाही हो रही है। दे हैव नेवर बीन, ये दूसरे मुल्कों में जाके जंग लड़के आदि रहे। अब जबकि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनके होते हुए ही नोज कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि उनके पास भी वो वेपन सिस्टम है जो इन तक पहुंच सकते हैं। और दूसरे मैं कहूंगा कि चाइना ने जो मिलिटरीली साथ साथ तरक्की की है वो बड़ी कमाल की है। ये जो अभी वॉर देखेंगे, आई डोंट थिंक कि अब्राहम लिंकन के हिट होने के बाद, आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कैरियर्स इन द मिलिट्री स्ट्रैटेजी। दिस विल गो, डोम भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो चाइना ने 3 चीजों में मैं शॉर्टली बताऊंगा बड़ी एक कामयाबी की है। उसने एक आध कैरियर बनाया है और उसने कैरियर किलर डेवलप किया है, विच इज अ सुपरसोनिक मिसाइल दैट्स स्किमिंग द वाटर एंड गोज एंड हिट्स द कैरियर। दूसरा, उसने जो टेक्नोलॉजी में एक कमाल का हासिल किया है, उसने सैटेलाइट्स को, टेकिंग आउट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में से वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल की है, दैट इज अमेजिंग। उन्होंने एक आध के जी रोग हमारा सैटेलाइट था, उसको वी जस्ट वांट टू रन अवे सैटेलाइट को शूट डाउन करना चाहते हैं। आप देखिए कि अमेरिका का पूरा सिस्टम उसके ऊपर बेस करता है, और इस वक्त इनका जो बीडू सिस्टम है वो जीपीएस सिस्टम से बहुत बेहतर है। तीसरी चीज, उन्होंने जो वेपन 61 डेवलप किया है, शायद आपने विक्टर ताओ को सुना हो, विक्टर गाओ को सुना हो, डॉक्टर साहब ने और शाहिद साहब ने भी सुना होगा। इट इज वन बैलिस्टिक मिसाइल दैट गोज अप एंड 61, जिसमें से 60 उसमें से न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 61 जो है वो हाइड्रोजन है। साइमल्टेनियसली इट कैन स्ट्राइक 61 टारगेट्स ऑन प्लैनेट अर्थ। तो आई थिंक इट नॉट बी सो इजी अमेरिका के लिए कि ये हो। और ये जो बाकी इंडिकेशन है, ना नाटो ने साथ दिया है, ना अरब कंट्री ने साथ दिया है, ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है
कि इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड, इट मे टेक 2 decades, बट ठीक। 2 decades में चाइना कहां पे पहुंचा होगा वो भी हमने देखना चाहिए। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ये जंग नहीं पता कि मजीद कितना अरसा चलेगी, लेकिन ये जितना अरसा भी चलेगी, एक बात तो तय है, आज की गुफ्तगू में ये बात सामने आई कि अमेरिका की जो सुपर पावर होने की एक हैसियत थी, जिसको का वो ऐलान किया करता था, वो अब डाउटफुल हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट हो रही है। शायद कुछ अरसा लगे कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और ये लगता है मेहमानों की गुफ्तगू से भी कि अमेरिका अगर अब संभलना भी चाहे तो नहीं संभल पाएगा, और उसकी वजूहत भी उन्होंने बताई कि उसकी माशी सूरत हाल, उसकी फ़ौजी सूरत हाल जो अब निकल के सामने आ रही है, इन दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो सूरत हाल ऐसा ही है कि ये शिप अब डूब रहा है। वक्त लगेगा, लेकिन अब इसका संभलना बहुत मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।